हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम मैथ्स में जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो होगा और ऐसे चैनल पे अभी मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगी जो कि एमसीक्यूज और केस स्टडीज़ पे होंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर इट इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 दिया है और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखिए, इस सवाल को करने के ना दो तरीके हो सकते हैं। एक तो बहुत लेंदी है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, और नॉर्मली आप लोग ये तरीका फॉलो करते हैं। आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि tan थीटा है 3/4, ठीक है। फिर आप उसमें राइट एंगल ट्राइंगल लगाओगे। आप जानते हो कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसको 3/4 है तो फिर आप हाइपोटेन्यूस निकालोगे। फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे और आंसर निकालोगे, राइट। ऐसा हमें नहीं करना है। जब हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े और हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए, इस सवाल को दूसरा तरीका क्या हो सकता है करने का। जैसे आप लिखो 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। मैं जानती हूँ कि tan थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकती हूँ, राइट। तो क्या इस एक्सप्रेशन से 4 साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा उस तरफ चला जाएगा तो 3 कॉस थीटा हो जाएगी, राइट। तो जहाँ जहाँ 4 साइन थीटा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसकी जगह हम 3 कॉस थीटा रख दें। तो देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे 4 साइन थीटा की जगह अगर आप 3 कॉस थीटा रखते हो, 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 इज 2 कॉस थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, 3 + 1 इज 4 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा, आंसर क्या आ गया 1/2, यानी सी ऑप्शन, राइट। देखो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये वाला सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराते कराते साथ में ये भी बताती चलूँगी कि आप क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हो। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि उनने सीधे देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उन्होंने बोला फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो सम और प्रोडक्ट की जगह ये -3 और 4 रख देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ आपको ज़ीरोस दिए हैं, मतलब आपको अल्फ़ा -3 दिया है और बीटा +4 दिया है। आपको सम और प्रोडक्ट नहीं दिया है। ये गलती मत करिएगा। जल्दी जल्दी में बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सम और प्रोडक्ट की जगह ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप बनाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होगा -3 + 4 विच विल गिव यू 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका हो जाएगा -3 इंटू 4 विच विल गिव यू -12, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x² -1x माइनस प्लस बाहर -12, आपकी इक्वेशन होगी x² - x -12। दिस इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज इट, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन के ना ऑप्शंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो वो ए वाला जो आपका ऑप्शन है वो कंप्लीटली करेक्ट है कि x² - x -12 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है देन द लाइंस विल बी पैरेलल, ऑलवेज कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे ना आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कंसिस्टेंट वर्ड का क्या मतलब है, राइट। तो देखो, कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है जिसका एटलीस्ट एक सल्यूशन हो। मतलब एटलीस्ट एक सल्यूशन से मेरा मतलब है कि जब आप सॉल्व करो तो या तो एक आंसर आए या दो आंसर आए या तीन आए या इनफाइनाइटली मैनी आंसर्स आए,
आंसर ज़रूर आना चाहिए, या कहूँ तो सल्यूशन ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों को सल्यूशन वर्ड में भी लीनियर इक्वेशन में ना प्रॉब्लम होती है कि सल्यूशन का क्या मतलब है। देखिए, लीनियर इक्वेशन मतलब हम दो लाइंस की बात करते हैं, ठीक है, और दो लाइंस ना तीन तरह से बन सकती हैं। या तो दोनों पैरेलल हो सकती हैं, या तो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो सकती हैं, या फिर एक लाइन जो है उसी के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे कोइंसाइडिंग हो सकती है। इससे सल्यूशन का क्या मतलब है मैम? सल्यूशन हम कैसे समझें? अगर दो लाइंस हैं और वो किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो उनका एक सल्यूशन होता है। मतलब जितने पॉइंट पे लाइन मीट करेंगी, दो लाइंस जितने पॉइंट पे मीट करेंगी वो उतने ही उनके सल्यूशंस होंगे। ये आप समझ लो, जितने पॉइंट पे मीट करेंगे उतने ही सल्यूशंस होंगे। तो अगर वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो एक सल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन है तो वो मीट ही नहीं कर रही हैं, पैरेलल लाइन जो है वो मीट ही नहीं कर रही हैं, क्या तो क्या उनके सल्यूशंस होंगे? नहीं, ये होगा नो सल्यूशन। पैरेलल लाइन में हम बोलते हैं नो सल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन जब होती है उसका एक सल्यूशन होता है, और एक चीज़ यानी यूनिक सल्यूशन, ठीक है। और कोइंसाइडिंग लाइंस मतलब एक के ऊपर एक लाइन, तो सारे पॉइंट्स दोनों के कॉमन है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसके कितने सल्यूशन होंगे? इसके बहुत सारे सल्यूशन होंगे, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशन। इज इट क्लियर? इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशन। तो आपको ये बात समझनी है कि जब आपको पैरेलल लाइन दिखेंगी तो आप बोलेंगे नो सल्यूशन। जब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन दिखेगी मतलब एक पॉइंट पे, तो आप बोलेंगे इसका एक ही सल्यूशन है, और एक सल्यूशन इसलिए हम उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड यूनिक। और जब आपकी कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी, एक के ऊपर एक लाइन होंगी, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे सल्यूशन हैं, इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशंस। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो अब वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसिस्टेंट है मतलब इसके सल्यूशंस होना चाहिए, है ना। कंसिस्टेंट है मतलब इसके सल्यूशंस होने चाहिए। तो कौन कौन से केसेस में सल्यूशन मिलते हैं? कोइंसाइडिंग के केस में सल्यूशन होता है, यूनिक के केस में सल्यूशन होता है, पैरेलल के केस में तो नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा कोइंसाइडिंग एंड इंटरसेक्टिंग, ये जो है कंसिस्टेंट है। आई होप आपको वर्ड्स और ये लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ठीक है, अब अगला सवाल सर्कल्स का है। क्या सवाल है? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ is the chord and PR is the tangent at P making an angle 50 with PQ. Find the angle POQ, मतलब हमें सेंटर का एंगल निकालना है। फाइन। अगर आपको सर्कल्स की थ्योरम याद हो तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर से टेंजेंट पे जब रेडियस बनता है तो वो हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। The radius of the circle to the tangent is always perpendicular to the tangent, right, through the point of contact. तो ये कितना डिग्री बनाएगा? ये 90 डिग्री बनाएगा, राइट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि OP रेडियस है और PR टेंजेंट है? तो ये सर्कल है, ये O है, ये P है और ये PR टेंजेंट है, मतलब ये कितना एंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट। और इसमें से ये वाला एंगल 50 है, पूरा 90 है और ये वाला 50 है, तो ये कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये 40 डिग्रीज होगा। तो ये वाला एंगल हमें पता चल गया कि ये कितना है? 40 डिग्री है। ओके, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेंटर पे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है POQ। OP क्या है? रेडियस है। OQ क्या है? वो भी रेडियस है। क्या आपने ऐसे ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं? उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की ना प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो उनके साइड्स के एंगल, उन साइड्स वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी।
ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल है, राइट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी कहती है क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं इसलिए उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब वापस आते हैं इस ट्राइंगल पे ओ क्यू पी, इसमें ओ पी और ओ क्यू दोनों रेडियस हैं, मतलब दोनों बराबर हैं। तो ये भी कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। मतलब एंगल, मैं बोल सकती हूँ एंगल ओ क्यू पी बराबर है एंगल ओ पी क्यू से, राइट। ये दोनों आपस में कैसे हो गए? ये दोनों आपस में हो गए बराबर। ओके, तो जब ये बराबर हो गए, आपने अभी निकाल के बताया ओ पी क्यू 40 डिग्रीज आया था, ठीक है। ओ पी क्यू कितना आया था? 40 डिग्रीज आया था। तो देखिए ये ट्राइंगल है, ये दोनों बराबर हैं, ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40। उसके बाद हम प्रॉपर्टी लगा देंगे 40 + 40 + एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 40 80, एंगल ओ इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। 100 इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। मैंने बहुत सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है थ्योरम्स की मदद से। सबसे पहले मैंने बोला है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। तो 90 में से 50 को घटा दिया तो 40 डिग्रीज आ गया। ये कौन सा एंगल आया? ये एंगल आया ओ पी क्यू, ठीक है। ये वाली बात मैंने बोली कि रेडियस जो है और टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमें ओ पी क्यू मिल गया। फिर हमने जो दूसरी बात बोली वो हमने ये बोली कि आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, जिससे हम बोल पाए कि एंगल ओ पी क्यू बराबर है एंगल ओ क्यू पी के, राइट। तो जब ये दोनों एंगल हो गए बराबर, एंगल ओ क्यू पी और एंगल ओ पी क्यू बराबर हो गए तो दोनों हो गए 40 40। फिर हम उस ट्राइंगल में गए, ये भी 40 ये भी 40, तो हमने ये वाला एंगल निकाला। कैसे निकाला? एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने बोला कि इनका सम 180 होगा तो एंगल ओ आ जाएगा 100 डिग्रीज, ठीक है। आई होप अब आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलें अब वापस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का सवाल है। थोड़ा सा ना ध्यान दे के सवालों को करिएगा एमसीक्यू के, क्योंकि उसमें ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे वो क्वेश्चन सही या गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी है, राइट, प्लस बी, और 2n-3 जीरोस दिए हैं, तो अल्फा को 2 बोल देते हैं, बीटा को -3। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2n-3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आपको निकालना है, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हमको क्या पता है? हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने का सम ऑफ जीरोस से फॉर्मूला होता है वो ये होता है, राइट। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे -α + बीटा है और यहाँ पे प्लस है। तो क्या होगा? ये एक्चुअली आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर, a+1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस बी। अच्छा, बी यानी अल्फा इंटू बीटा, तो बी निकालना बहुत सिंपल है। बी निकालने के लिए आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी की वैल्यू होगी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा बीटा क्या है? 2 × 3 = 6, बी की वैल्यू इज -6, ठीक है। अब पहले आप देखो कि कौन कौन से ऑप्शन में -6 है। इसमें है और इसमें है। अगर किसी एक ऑप्शन में -6 होता तो हम अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालते, ठीक है, हम डायरेक्ट बी की वैल्यू से टिक कर देते। लेकिन दो ऑप्शन में है, पहले तो ए और बी एलिमिनेट हो गए, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकते आंसर। अब सी और डी की बात करते हैं। डी और सी दोनों में -6 है, तो अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को कैसे लिखो? -a -1, राइट, माइनस को अपन अंदर इंटू करेंगे, -1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 - 3, इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा -1, ठीक है। -1 ये यहाँ चला गया, हो गया -1 + 1, वो हो गया 0, तो a इक्वल्स टू आ रहा है 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी वाला।
ठीक है, a 0 आ रहा है और b क्या आ रहा है -6। इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये वाली बात ध्यान रखनी थी, अगर आप इसको गड़बड़ कर देते तो हो सकता था a 2 आ जाता और आप गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू a/b कॉस थीटा बताइए। ठीक है, तो इसमें ना बहुत सिंपली आपको कर लेना चाहिए, साइन थीटा राइट एंगल ट्राइंगल लो, थीटा इसको मानो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज b, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला। अच्छा, इस सब के पहले मुझे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है, क्योंकि बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो ABC, आपने इसको थीटा मान लिया, या रहने दो अभी थीटा मत मानो, ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ इस ट्राइंगल में आपको हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर बताना है कौन कौन सा है। तो मुझे पता है सब बच्चे बोलेंगे मैम AC हाइपोटेनियस है। क्यों हाइपोटेनियस है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसी को हाइपोटेनियस कहते हैं। आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा, वो बस ये बोल देते हैं स्लैंट लाइन है इसलिए हाइपोटेनियस है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा ट्राइंगल बना रहे हो और ये 90 डिग्री है तो आप इसके सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलोगे। तो हमेशा ध्यान रखिए 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब आप बताओ बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है? सब बच्चे बोलेंगे मैम वो BC को बेस और वो स्ट्रेट लाइन जो है AB वो परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं होता। आज आप प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि बेस किसको कहते हैं और परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, ताकि अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आता है तो आपको बन जाए। जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलिएगा, और फिर जिस एंगल को आप थीटा कंसीडर कर रहे हो, जिस भी एंगल को आप थीटा कंसीडर कर रहे हो उसके जो एडजेसेंट होता है, यानी जो बाजू में साइड होता है, उसको बेस कंसीडर किया जाता है। जो भी एडजेसेंट साइड होता है उसी को बेस कंसीडर किया जाता है। और फिर जो सामने साइड होती है, मतलब जो थीटा के सामने होता है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट होता है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं अब आपको एक ट्राइंगल बना के दूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है, ये मेरा थीटा है, ये OPQ मैंने नाम दे दिया। ठीक, तो 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलना है, थीटा के जो बाजू में है, देखो अब आप बोलोगे मैम वो नीचे तो है उसको बोलो बेस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, बात खत्म हो गई। उसके अलावा दो साइड्स बचती हैं, उसमें चेक करिए। तो थीटा के बाजू में कौन सी है? OQ, तो इसको ही बेस बोलना है, और थीटा के सामने जो है OP उसको बोलना है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब वापस आते हैं सवाल पे। सवाल कहता है कि साइन थीटा A/B है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस ABC, ठीक है, और ये अपन ने थीटा माना, तो साइन थीटा, हाइपोटेनियस की वैल्यू B दी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू A दी है, आपको बेस निकालना है। तो बेस को निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, B² माइनस A², हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर, तो वो आ जाएगा बेस का स्क्वायर, और बेस से अपन क्या कर रहे हैं, उसका स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा रहे हैं। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, रूट ओवर B² माइनस A², और हाइपोटेनियस क्या है, B। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था, बहुत आसानी से हो गया, राइट। चलिए अगेन लीनियर इक्वेशंस और उसकी पेयर्स ऑफ लाइंस। क्या दिया है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7। अच्छा, आपको ये बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता है कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर मैं लिख दूं x इक्वल्स टू 2, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनती है?
इसकी इक्वेशन बनती है कि मुझे एक्स एक्सिस पे 2 पे जाना है और एक पैरेलल लाइन बना देनी है जो कि y से पैरेलल होगी। x इक्वल्स 2 बताता है कि सारे दुनिया में जितने कोऑर्डिनेट हैं जिनका x हमेशा 2 रहता है, y बदल सकता है लेकिन x बदलेगा नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा 2। इसलिए ये लाइन y एक्सिस से पैरेलल बनेगी और x का वैल्यू उसकी फिक्स्ड है जो कि है 2। ठीक, ऐसे ही y के केस में भी होता है। अगर कोई आपसे बोल दे y की वैल्यू है -7, तो आपको y के -7 पे जाना है। मान लो ये है -7 और वहाँ से एक लाइन बना देनी है जो कि x एक्सिस से पैरेलल होगी। ठीक, ओके। अब एक y इक्वल्स टू -7 दिया, वो मैंने बना दिया, और एक दिया है y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 मतलब y 0 होगा और x ये, तो मतलब x एक्सिस इन शॉर्ट। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 ये हमने बना दिया। अब आपसे बोल रहे हैं द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज़ 1 सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। आप खुद बताओ, मैंने अभी आपको लाइंस के सॉल्यूशन के बारे में बताया कि सॉल्यूशन का मतलब होता है कितने पॉइंट पे ये दो लाइन मीट कर रही हैं। y इक्वल्स टू 0 ये है, y इक्वल्स टू -7 ये है। क्या ये दोनों लाइंस किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं? द आंसर इज नो। इसलिए इनका कैसा होगा? इनका होगा नो सॉल्यूशन। ओके, सिंपल था, मैं आपको सिखा चुकी थी अभी। अब अगला सवाल ऐसा ही है इसलिए मैंने इसके साथ ही रखा है। सवाल है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द लाइंस विच आर। अच्छा, तो x और y का आपको मैंने सिखा दिया है। x a है तो मान लेते हैं ये a है, तो a से x की ये लाइन बनेगी, x इक्वल्स टू a, ये आपका इक्वेशन है। y इक्वल्स टू b, मान लो ये b है और y इक्वल्स टू b की ये लाइन बनती है। ठीक, तो आपको बताना है कि वो पैरेलल है? नहीं, पैरेलल नहीं है। इंटरसेक्टिंग है? कोइंसाइडिंग है? नहीं, सारे पॉइंट्स नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रही हैं। इंटरसेक्ट कर रही हैं बी ए पे कि ए बी पे? इंटरसेक्ट कर रही हैं जहाँ ए एक्स है और वाई बी है। ध्यान रखिए, एक्स क्या है ए और वाई क्या है बी, यानी कि वो डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल बहुत सिंपल सवाल है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ध्यान से सुनिएगा। अरुणा हैज़ ₹1 एंड ₹2 कॉइन। अरुणा के पास कॉइन्स हैं 1 और 2 रुपीज़ के। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ इज़ 50, तो मान लेते हैं 1 रुपीज़ के कॉइन x कॉइन है और 2 रुपीज़ के अपने पास y कॉइन है। ठीक है, तो जितने भी कॉइन हैं, कितने हैं टोटल कॉइन? अगर x कॉइन्स को काउंट करें और y कॉइन्स को काउंट करें तो 50 कॉइन मिलेंगे। ठीक है, कॉइन्स, ये पहली बात है। आगे लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इज 75। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है नोट भी हो। नहीं, बात सिर्फ कॉइन्स की हो रही है, और जब अमाउंट की बात होगी तो आप समझिए कि 1 रुपीज़ आपका अमाउंट है। 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है? x। ठीक है, 2 रुपीज़ आपका अमाउंट है और उसके कितने कॉइन है? y। तो 1 रुपीज़ का अमाउंट ये रहा, 2 रुपीज़ का अमाउंट ये रहा, टोटल अमाउंट कितना है? 75। ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन। जब अमाउंट की बात हो रही तो 1 रुपये कितने हैं अपने पास? x, 1 इंटू एक्स, इतना है 1 रुपीज़ का अमाउंट। 2 रुपये कितने अपने पास? 2 रुपये अपने पास है ये 2y के बराबर, इतना अमाउंट है। तो इनका टोटल अमाउंट कितना है? 75। इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करना तो बहुत आसान है, क्या ही करना है, आपने लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 और क्या 1x प्लस 2y इक्वल्स टू 75, राइट। आप x को एलिमिनेट कर दो, ये गया -y -15, y कितना आ गया? 15। x को चेक कर लो, x आएगा 35 समथिंग। ठीक है, तो 15 और 35, यस द फर्स्ट वन। अच्छा, y यानी ये है 2 रुपीज़ और ये है 1 रुपीज़, तो पहले आना चाहिए 35, बाद में आना चाहिए 15, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर आपसे गलती होगी ना तो यही इसी में होगी कि अमाउंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस बात को ध्यान रखना।
अगेन इट्स अ वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ दिया है cos 9 अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो हम दो एंगल्स को, इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल करके तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इनके रेशियोज भी सेम होते। तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे ना साइन को चेंज करना है कॉस में। वो कैसे होगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। ये वाली बात आपको पता होगी कि साइन अल्फ़ा की जगह मैं कॉस 90 माइनस अल्फ़ा भी लिख सकती हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, राइट। तो क्योंकि अब ये भी कॉस है ये भी कॉस है, तो इनके एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 90। अल्फ़ा कितना आ गया, 9। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए है tan 5 अल्फ़ा की। तो tan 5 इंटू 9, tan 45। tan 45 इज़ व्हाट, इट इज़ 1। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।